हरी मोटवानी जी द्वारा लिखित सिंधी कहानी बारूद का हिंदी में अनुवाद देवी नागरानी जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ये कहानी लेखक और अनुवादक दोनों की अनुमति से प्रकाशित की जा रही है। बारूद। अहमदाबाद में एक अदबी सेमिनार के दौरान मेरी उससे मुलाकात हुई थी, जो आगे चलकर दोस्ती में बदल गई। उसे सिंधी साहित्य पढ़ने का बड़ा शौक था। वह कुंज का लाइफ मेंबर बन गया। हरी मोटवानी कुंज सिंधी त्रिमाही मैगजीन के संपादक रहे। साहित्य के साथ संगीत में भी अच्छी रुचि रही। ठुमरी उसकी मनपसंद रागनी थी, जिसे सुनते ही उसे नशा चढ़ जाता था। गर्दन झूमने लगती और हाथ सुर लय ताल पर थपकी देते रहते थे। कारोबार बैंकिंग का था। ब्याज पर पैसे लेने और देने के सिलसिले में वह अक्सर मुंबई आया जाया करता था। जब भी मुंबई आता मुझे फोन करता, होटल में बुलाता। गुजरात में शराब पर पाबंदी थी, मुंबई में दिल खोलकर पीता और पिलाता था। एक दिन अहमदाबाद से फोन किया। हेलो काका, मेरा एक काम करोगे? उसने मेरा लिखा हुआ सिंध का सफरनामा पढ़ा था। वह सब मुझे काका कहकर बुलाते थे, तो यह भी काका कहकर संबोधित करता। हाँ बताओ, क्या काम है? मेरी बात ध्यान से सुनिए। सुन रहे हैं ना? हाँ सुन रहा हूं, मैंने कहा। मुंबई में एक नई ठुमरी गायिका आई है, बहुत अच्छा गाती है। मैं उसे सुनना चाहता हूँ। पता लगाएं कि वो कहाँ पर गाती है। नाम तो बताओ। नाम चंपाबाई है। चंपाबाई? मैंने अजब जाहिर करते हुए कहा। फिर तो वो जरूर किसी कोठे पर गाती होगी। तुम कोठे पर जाओगे? काका, ये कौन सी बड़ी बात है? मैं तो उसे सुनने कहीं भी जा सकता हूं। अच्छा, मैं पता लगाऊंगा। दूसरे दिन उसका फोन फिर आया। मैंने चंपाबाई का पता लगाया था। वो ऑपेरा हाउस के करीब एक कोठे पर मुजरा करती है। ये जानकारी मैंने उसे दी। मैंने कुछ झिझकते हुए कहा, मुझे जैसे सफेद पोश के लिए कोठे पर चलना ठीक ना होगा। तुम अकेले ही चले जाना। वो ठहाका मारकर हंस पड़ा। मैं चुप रहा। हंसते हुए उसने कहा, काका आप भूल रहे हैं कि आप लेखक हैं, और लेखक कभी बुरा नहीं होता। आपने खुद एक बार हिंदी के लेखक जैनेन्द्र कुमार का किस्सा सुनाया था, जिसमें उसने कहा था कि शरीर बुरा हुआ है तो क्या, दिल तो जवान है। काका, दिल से आप भी जवान है। और उसने फोन रख दिया। शनिवार की रात को हम दोनों चंपाबाई के कोठे पर गए। चहल पहल शुरू हो गई थी। हम दोनों एक तरफ अपने स्थान पर बैठ गए। वाकई में कमाल की ठुमरी गाई। गाते गाते जो हरकतें सुर से तरंगे बनकर निकल रही थी, उससे बदन में सिहरन सी होने लगी। कितने प्रशंसक थे जो उस पर नोटों का सदका उतार रहे थे। मेरा अहमदाबादी दोस्त शांत चित्त बैठा रागिनी का आनंद लेता हुआ झूम रहा था। रात के 10 बजे कुछ लोग चले गए, कुछ जाने की तैयारी में थे, पर हम बैठे रहे। 11:15 बजे चंपाबाई ने हमारे सामने आकर सलाम किया। हम समझ गए कि वह इजाजत चाहती है और साथ में बख्शीश की तलबगार भी है। मेरे दोस्त ने ब्रीफकेस खोला, एक लिफाफा चंपाबाई की ओर बढ़ाया, जो लेते हुए चंपाबाई ने फिर झुककर सलाम किया और पलटकर चल दी। हम दोनों भी नीचे आए, पर मैंने देखा मेरे दोस्त पर रागिनी के सुरों का खुमार छाया हुआ था। उसके बाद आदतन यही होता रहा। और जब भी मुंबई आता, शाम तक तमाम काम पूरे करता और रात को कोठे पर पहुंच जाता। रात को 11 और 12 के बीच का लिया हुआ आनंद समेट कर वो लौटता, मुझे घर छोड़ता और खुद होटल चला जाता। 2-2.5 महीने न वो आया न उसका फोन। जाने कहां गायब हो गया। मैं भी अपने कामों में व्यस्त था।
एक दिन अचानक आ पहुंचा और हम दोनों कोठे पहुंचे। मेरे दोस्त को देखकर चंपाबाई की आंखें ऐसे चमक उठी जैसे सूरज निकलने पर हर तरफ रोशनी छा गई हो। मेरे दोस्त के चेहरे पर भी ऐसी ही आभा फैलने लगी जैसे सुबह की ताजी सभा के लगने से मुरझाया फूल खिल उठता। रात को जब इजाजत लेनी चाहिए तो चंपाबाई ने मुस्कुराते पूछा, तबीयत नासाज है क्या? ये सवाल मेरे दोस्त से किया गया और उसने जवाब देते हुए कहा, यूरोप गया था। आप यूरोप गए थे? उसको शायद विश्वास ही नहीं हुआ था। बिजनेस ट्रिप थी। जाहिर है वहां आपको हमारी याद कहाँ आई होगी। कहते हुए वह नजाकत के साथ सामने आकर बैठी। मेरे दोस्त ने जेब से पर्स निकाला पर उसमें से नोट नहीं, एक फोटो निकाला। मैं हैरानी के साथ उस तस्वीर को देखने लगा। वो रंगीन तस्वीर चंपाबाई की थी। फोटो चंपाबाई को दिखाते हुए कहा, आप हर वक्त हमें याद हैं और पर्स में महफूज हैं। ये कहते हुए उसको होठों पर मुस्कान रक्स करने लगी। चंपाबाई यह देखकर एक तरफ तो हैरान हुई पर दूसरी ओर उसे गर्व महसूस हुआ। अचानक वह उठी, अंदर गई और एक लिफाफा लेकर लौटी। लिफाफे में दिए हुए चेक मेरे दोस्त की ओर बढ़ाया। वो भी हैरान हो गया और कह उठा, ये तो मेरा दिया हुआ चेक है, अभी तक कैश नहीं करवाया। ये मुझे दे दो तो मैं तुम्हें कैश दे दूं। चंपाबाई चेक वाला हाथ पीछे लेते हुए मुस्कुराकर कह उठी, आप मेरी तस्वीर अपनी पर्स में रख सकते हैं तो क्या मैं आपका दिया हुआ चेक अपने पास संभाल कर नहीं रख सकती? मेरा दोस्त लाजवाब हो गया, शायद मन में खुश भी था। फिर चंपाबाई की तरफ देखते हुए कहा, फोटो महज फोटो है, यादगार को भी है, पर ये चेक है जिससे तुम्हें पैसे मिलेंगे। चंपाबाई का चेहरा उतर गया। उदास स्वर में बोली, ये सच है कि हम पैसों के लिए नाचते गाते हैं, लेकिन हमारा दिल भी चाहता है कि हम आपकी दी हुई सौगातें संभाल कर रखें, जैसे आपने मेरी फोटो रखी। इतना कहकर वो बिना जवाब सुने अंदर चली गई। हम दोनों भी नीचे आए, पर दोस्त के दिल पर चंपाबाई के कथन का बोझ था या उस चेक का उसके पास महफूज रखने का फख्र था, मैं कह नहीं सकता। कितने मौसम बदले, गर्मी आई, सर्दी आई, बाहर आई, पतझड़ आकर लौट गई, पर मेरा दोस्त मुंबई नहीं आया। इस बीच में हांगकांग का सफर करके लौटा, जिसकी रिपोर्ट मैगजीन में छपी। उसका एक पर्चा इस रिमार्क के साथ लौट आया कि आदमी मौजूद नहीं। मैं हैरान था कि आखिर वो गया कहाँ। 1 साल से ज्यादा बीत गया। अचानक वो एक दिन आकर धमका, ताजमहल होटल से फोन किया, फौरन आओ। फोन नंबर और रूम नंबर भी बताया। मैं 1 घंटे में उसके पास पहुंचा। वह इंतजार कर रहा था। पहले होटल में अच्छा नाश्ता किया, जूस पिया और फिर हाल अहवाल किया। यूरोप की अगली ट्रिप में वह कुछ नई जान पहचान बनाकर आया था। इस बार जब वह गया तो उन्होंने उसे अमेरिकन आर्मी के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट लेकर दिया। अमेरिका अफगानिस्तान के दहशतगारों पर हवाई हमले कर रहा था और उन्हें जिन चीजों की जरूरत थी वो मेरा ये दोस्त उन्हें सप्लाई करता रहा। उस कॉन्ट्रैक्ट में उसने लाखों डॉलर कमाए। जंग बंद हुई तो कॉन्ट्रैक्ट भी पूरा हुआ। वो भारत लौट आया। पैसा बड़ा बलवान है। पहले वही मुंबई आता तो सस्ते होटल में ठहरता, अब उसके पास डॉलर है। वो ताजमहल में आकर ठहरा। होटल ने एयर कंडीशन कार भी इंतजाम किया हुआ था। मेरे दोस्त का पहनावा भी बहुत कीमती था। उस रात वो मुझे कार में चंपाबाई के कोठे पर ले गया, लेकिन पंछी उड़ गया था। पिंजरा खाली था। दोस्त को गहरा सदमा पहुंचा। खाली खाली निगाहों से वह मेरी तरफ देखने लगा, जैसे समुद्र की बीच भंवर में उसकी नौका टूट गई और वो उससे बचकर निकलने के लिए प्रयास कर रहा हो। मैंने उसे दिलदारी देते हुए कहा, मैं पता लगाता हूं कि वो कहां गई है। वो भी आंखों में उम्मीद लिए मुझे देखता रहा और मुझे लगा कि सोने का पिंजरा भी अमूल्य है, अगर उसमें से जीता जागता परिंदा उड़ जाए। मैंने थोड़े पैसे खर्च करके चंपाबाई का पता लगवाया। हमारी तलाश की मंजिल एक ऐसे मोहल्ले में थी जहां कोई भी भला आदमी जाने से कतराता।
वह वैश्यागाह था, रेड लाइट एरिया। कार को रोड पर पार्क करके हम दोनों चंपाबाई को ढूंढते ढूंढते एक सकरी गली में दाखिल हुए। मैं उस रास्ते से कई बार गुजरा हूं। मेरे साथी लक्ष्मण की प्रेस में जाने के लिए घर के पास से बस नंबर 65 और 69 से सफर के बाद इसी रास्ते से जाना पड़ता था। मेरा दोस्त मायूस होता रहा, कहाँ अमेरिका का ऐशो आराम और कहाँ मुंबई की यह गंदी गली, रेड लाइट एरिया। हम चंपाबाई की खोली पर पहुंचे, जहां वह दरवाजे के पास रखी कुर्सी पर बैठी थी। गहरे मेकअप के बावजूद वह कोई खास सुंदर नहीं लग रही थी। हमें देखकर वो उठ खड़ी हुई और मुस्कुराई। मेरे दोस्त की हालत सूखे पत्ते की तरह निर्जीव। चंपा ने कहा, मुझे खातिरी थी कि एक दिन आप मुझे खोज लेंगे। हम दोनों अब भी चुप थे। चंपा ने इशारे से कहा, आओ अंदर आओ। वह खुद थोड़ा भीतर होकर खड़ी गई। हम जैसे तैसे अंदर दाखिल हुए। मैंने देखा कि और खोलियों में बैठी खड़ी मोहन कल्पना, एक हस्ताक्षर सिंधी लेखक का नाम की नजर में आधे घंटे की प्रेतात्माएं हमको देखकर मुस्कुराने लगी। हमें मालदार रईस समझकर शायद वो चंपा के नसीब पर रश्क कर रही थी। कैसे ढूंढ लिया? चंपा ने पलंग पर बिछी चादर की सलवटें ठीक करते हुए पूछा। हमने कुछ नहीं कहा। ठहरो, एक कुर्सी पड़ोस की खोली से ले आते। नहीं, हम यहाँ ठीक है। मेरे दोस्त ने जैसे तैसे मुंह खोला। पुरानी कोठी पर जाकर खबर लगी होगी। हाँ, किसी तरह आपका पता लगाया। मैंने उसे बताया। बैठिए तो मैं आपको बताऊं कि मैं यहाँ कैसे पहुंची। हमारे मन की भावना भी यही थी कि पता तो लगे कि वह किन हालात में यहाँ पहुंची है। उसने खुद ही अपने बारे में बताया। जिंदगी बड़ी बेरहम है। चंपा ने हमें पलंग पर बिठाया और खुद हमारे सामने कुर्सी पर बैठ गई। मैंने सोचा, यह जिंदगी लफ्ज भी अजीब है, कितना बेरहम। तो कभी मेहरबान, कभी कड़वी जैसे जहर, तो कभी शहद जैसी मीठी। चंपा की बातों से यही सच्चाई सामने आई। वो कहती रही, गाती बजाती रही, आप जैसे कदरदान आए गए, जिंदगी से कोई शिकायत न रही। एक दिन नगर सेवक आया, मेरे साथ रात गुजारने की ख्वाहिश जाहिर की। मैंने उससे कहा, मैं वैश्या नहीं, गायिका हूं। उसने हंसते हुए कहा, एक ही बात है। मैंने कहा, एक बात नहीं है, तुम जिस्म फरोश हो, मैं राग गाकर बख्शिश लेती हूँ। नाराज होकर तेवल बदल कर बोला, राजी खुशी नहीं मानोगे तो जबरदस्ती करूंगा। इतना कहकर वह चुप हो गई। हमारे दिलों में कहीं बारूद सुलगने लगा। एक रात कोठी पर रेड करवाकर जबरदस्ती मुझे अपने बंगले पर उठवाकर ले गया। मैंने उसे बहुत समझाया, उसके सामने बहुत गिड़गिड़ाई कि मैं एक कलाकार हूँ, गाती हूँ, आराधना करती हूँ, पर वह क्रूरता से हंसने लगा जैसे मेरी खिल्ली उड़ा रहा हो। उसी रात वैसी दरिंदे ने मुझे वैश्या बनाकर छोड़ा। जैसे बारूद फटा, बड़ा धमाका हुआ। हमारा दिल भी जैसे पुर्जा पुर्जा होकर बिखरा। जब धमाका हुआ, धुआं छटा, तब हमने सुना चंपाबाई कह रही थी, उस दिन के बाद मैं ठुमरी गायिका नहीं रही, जिस्म फरोश रंडी हो गई हूं। उस दिन के पश्चात मैंने अपने अहमदाबादी दोस्त को फिर कभी नहीं देखा।